प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे बच्चों, प्रिय भैया, कल हम लोगों ने अध्ययन किया था मॉडल, परमाणु मॉडल के विषय में चर्चा हुई थी। परमाणु मॉडल के विषय में हमने पढ़ा हुआ था और ये मॉडल चल रहे परमाणुओं के मॉडल। उन परमाणुओं के मॉडल में पहला जो प्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया था, जिसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, तरबूज से उसकी तुलना की गई थी, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया था। आज हम आपको उसी के आगे, जैसा कि कल रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल आपको बताया गया था, ठीक है, तो उसी मॉडल में परमाणु के विषय में वैज्ञानिक अपने अपने विचार और अपने अपने मत प्रस्तुत करते रहे, ठीक है। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उनको रदरफोर्ड ने कुछ दूर किया। जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी उनको बोर, नील बोर्स इनका पूरा नाम है, ठीक है ना, ये कुछ उन कमियों को दूर करेंगे और उसको संशोधित करेंगे। तो नील बोर एक वैज्ञानिक हैं, नील बोर, नील बोर, और इन्होंने सन 1913 में, नील बोर ने सन 1913 में रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया और एक नया मॉडल अपने नाम पर ही प्रस्तुत किया और उस मॉडल का नाम रखा गया बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, एटॉमिक मॉडल, ये नाम दिया गया। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ कुछ वृत्तीय कारक कक्षाएं होती हैं, उन वृत्तीय कारक कक्षाओं पर चक्कर लगाता है। कुछ संभव कक्षाएं होती हैं, उन संभव कक्षाओं में उन्होंने चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं बताया था कि नाभिक के चारों तरफ कितनी कक्षाएं होती हैं और किन कक्षाओं पर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में यह बताया कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ एक वृत्तीय कारक कक्षाएं होती है, उन वृत्तीय कारक कक्षाएं जो होती है निश्चित संख्या पे होती है और इन कक्षाओं पे निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं संभव कक्षाओं पर, वही निश्चित कक्षाओं पर चक्कर लगेगा जिनका कोणीय संवेग h/2πh का गुणज होता है। h/2π का सरल गुणज होता है, उन्हीं संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है ना, नील बोर ने 1913 में दिया और 1913 में इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया। परमाणु नंबर एक इन्होंने बताया परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है। वृत्तीय कक्षाएं संभव है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं, ठीक है। कह रहा है परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक
वृत्तीय कक्षाएं या वृत्तीयकार कक्षाएं संभव है अर्थात उपस्थित होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी संभव कक्षाओं पर नहीं घूमते हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपने पहले पॉइंट में नील बोर ने बताया। ठीक है ना, और ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में और निश्चित संख्या में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में, निश्चित कक्षाओं में और निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सा पॉइंट उन्होंने बताया नील बोर ने। कहा कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीयकार कक्षाएं होती हैं और कह रहा है संभव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सभी कक्षाओं में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इन सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित और निश्चित संख्या, कुछ निश्चित कक्षाएं होंगी KLMN, ठीक है ना, और निश्चित संख्या में कितने 2, 4, 8, 10 इलेक्ट्रॉन इतने घूमते हैं, निश्चित संख्या में घूमते हैं। ये बताया उन्होंने अपने। ठीक है ना, इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं, ये बताया उन्होंने। और दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया, ठीक है, दूसरे पॉइंट में बताया प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी गति तथा स्थित ऊर्जा के कारण ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा निहित होती है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास उसकी गति और स्थिति का मतलब पोजीशन के कारण एक ऊर्जा की मात्रा निहित होती है। मतलब कहने का मतलब उन्होंने नील बोर ने अपने दूसरे पॉइंट में बताया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास उसकी गति, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ठीक है ना, कहां, कक्षा में, और स्थिति किस कक्षा पे, KLMN किस कोष पे, मतलब है ना, उसकी स्थिति के कारण उस इलेक्ट्रॉन के पास एक ऊर्जा की मात्रा संग्रहित होती है, संचित होती है, एकत्रित होती है। ठीक है ना, समझ गए बात को? ठीक है, निहित होती है। किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं एक बराबर होती है। मतलब कह रहा है कि एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, एक कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और L कोष है तो 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, M कोष है तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो जिस एक कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, घूम करेंगे, उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं क्या होगी बेटा, समान होगी। ठीक है ना, ये था उन्होंने अपने पॉइंट में बताया। ठीक है ना, तो तीसरा पॉइंट देखिए, नील बोर ने अपने तीसरे पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते और ना ही उत्सर्जित होते हैं। ठीक है ना, तीसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी
कक्षाओं में घूमते हुए ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और ना ही उत्सर्जित होते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते और ना ही उत्सर्जित होते हैं। तो बेटी बात समझ में आ गई बेटा। तीसरे पॉइंट में कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन जो नाभिक के चारों तरफ स्थायी कक्षाएं होती है, संभव कक्षाओं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। कौन? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है ना, और मतलब ऊर्जा नहीं निकालते और ना ही उत्सर्जित होते, अर्थात अपनी कक्षा को छोड़ करके नहीं कहीं चले जाते हैं, उसी कक्षा पे रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट में उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। ये चौथा पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणित, पूर्ण सरल गुणित होता है, का पूर्ण गुणित होता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का सरल या पूर्ण गुणित होता है, ठीक है ना। जैसे MBr h/2π, MVr NH/2π। इसका बात समझ रहे हैं बेटा। इसका मतलब ये है m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, कोई m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से r त्रिज्या में, कक्षा की r त्रिज्या में, ठीक है ना, चक्कर लगा रहा है। m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से चक्कर लगा रहा है। तो n क्या है यहाँ पर n जो है इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या है। नाभिक के चारों तरफ जो कोषें होती हैं उन कोषों की संख्या है, जहां n बराबर, जहां स्मॉल n बराबर 1 2 3 4 डैश ये, ठीक है। और MVr बराबर ये भी हो सकता है, MVr बराबर 1/1h/2π गामा, ठीक है ना, 2h/2π, ये 3h/2π डैश हो जाएगा ये, ठीक है, आदि डैश आदि। ये जहां 1 2 3 कक्षाओं की संख्या है, जहां 1 2 3 डैश कक्षाओं की संख्या है,
ठीक है, तो इन्होंने अपने पॉइंट में ये बताया। पांचवें पॉइंट में ये बताएंगे, ठीक है, पांचवें पॉइंट में ये बताएंगे यहां पर कि n का मान 1 2 3 होने पर, n का मान 1 2 3 4 डैश होने पर क्रमशः कक्षाएं के L M एंड डैश होंगी। ठीक है ना, अगर n का मान 1 2 3 4 आता है, ठीक है ना, ये होने पर जो कक्षाएं होंगी 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4 होने पर कक्षाएं जो होंगी वो K L M N, प्रथम कक्षा क्या होगी K, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M, चौथी कक्षा N, ये कक्षाओं के मान होंगे। ठीक है ना। अब इन्होंने इस पॉइंट में बताया, छठवें पॉइंट में उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। ऊर्जा एक विकिरण के रूप में तभी अवशोषित या उत्सर्जित होती है। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा, एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है। ये पांचवा पॉइंट मैं आपको कल करा दूंगा, कल बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा बेसिकली कि पांचवें पॉइंट में, हाँ छठवें पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में वो लगातार एक मूव करता रहता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, सामान्य जैसे घूमता रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर, छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर अर्थात छोटी कोश से बड़ी कोश में जंप करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, ऊष्मा का अवशोषण करेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा तब अपर कोश पे जाएगा, अपर कक्षा पे, बड़ी कक्षा पे जाएगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी ऊर्जा का अवशोषण करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बड़ी कोश से छोटी कोश में आएगा, ये K कोश है, ये L कोश है, ये M कोश है, 1 2 3, ये क्या है, ये बेटा नाभिक है, नाभिक है। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, बड़ी कोश से छोटी कोश में आएगा, अर्थात बड़े उच्च ऊर्जा मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे जंप करेगा तो एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन करेगा, इमिटिंग ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, ऊर्जा का उत्सर्जन, इमिटिंग ऑफ एनर्जी का एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जब वो बड़ी कोश से छोटी कोश में आएगा। जब छोटी कोश से बड़ी कोश में आता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊष्मा का वो क्या करेगा, अवशोषण करेगा। जब हाई एनर्जी लेवल उच्च ऊर्जा स्तर बड़ी कक्षाओं से छोटी कक्षाओं में आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर पे आएगा उच्च ऊर्जा स्तर से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। क्लियर होगी बात, ये उन्होंने अपने छठे पॉइंट में बताया था। ठीक है ना, इसको कल फिर से डायग्राम बना करके अच्छे समझा देते हैं। आज इतना ही है, ठीक है, थैंक यू बेटा।